ये बिल जो है वो देश के लिए है। किसी भी धर्म या किसी के विशेष एनजीओ को कब्जा करने, उसकी संपत्ति लेने या उसको दबाने के लिए नहीं है। सरकार के पास दोनों हाउसेज में इतने नंबर हैं कि वो एक ही दिन में लोकसभा और अगले दिन में राज्यसभा में पास करा सकती है। नमस्कार, स्वागत છે આપનું। હું છું પ્રતીક। વાત કરીશું આજે એફસીઆરએ બિલ વિશે। એફસીઆરએ બિલ એટલે કે ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ, જે સરકાર જેના વિશે અનેક વાતો કરી રહી છે। સરકારનું એવું કહેવું છે કે આ બિલ થી જે ફોરેન ફંડિંગ આવતું હોય તેના પર નજર રહેશે। સરકારનો એ પણ દાવો છે કે જે દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિ થતી હોય તેના પર બાજ નજર રહેશે। બહારથી આવતું વિદેશી ફંડ ક્યાં, કેવી રીતે અને કેટલું વપરાય છે તેના પર પૂર્ણ રીતે નજર રહેશે। તો બીજી તરફ શશી થરૂર સહિત કોંગ્રેસ આ બિલનો વિરોધ કરી રહી છે। ખ્રિસ્તી સમુદાય પણ આ બિલથી ઘણા અંશે નારાજ છે। અમેરિકાએ પણ આ બિલ વિશે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને અમિત શાહ દ્વારા ખ્રિસ્તી સમુદાયના કેટલાક આગેવાનો હારે બેઠક પણ યોજાઈ રહી છે। ત્યારે આ બિલ કેટલું ફાયદાકારક છે કે પછી નુકસાનકારક છે તે વિશે વાતચીત કરવા માટે હાલ દિલ્હીથી सीधा આપણી હારે જોડાઈ ચૂક્યા છે પ્રફુલ શ્રીવાસ્તવ, सीनियर जर्नलिस्ट। प्रफुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और पहला सवाल यही कि आखिर एफसीआर बिल को लेकर इतनी हाइप क्यों है, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? थैंक यू प्रतीक, आपने बुलाया मुझे। और एफसीआरए जो ये अमेंडमेंट बिल आया है, संशोधन बिल है, ये 2020 में भी मोदी सरकार लेकर आई थी। और मकसद यही है कि जो बाहर से पैसे आते हैं, विदेशों से जो एनजीओज हैं जो यहाँ पर काम करती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन एनजीओज को बाहर विदेशों से फंड आते हैं, उस फंड का सही इस्तेमाल, यानी जिस काम के लिए उसको पैसा दिया जा रहा है उसी काम के लिए वो पैसा इस्तेमाल हो, यही जानना और यही करवाने का मकसद सरकार का है। इस बार ये जो बिल है, ये मार्च में सरकार जो है संसद में ला चुकी है। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई थी, इसका विरोध बहुत हो रहा है। विपक्षी पार्टियां, आप आपने देखा होगा, बहुत विरोध कर रही हैं। डीएमके हो, कांग्रेस हो, एनसीपी का कहना है कि इसको ज्वाइंट कमेटी में भेज देना चाहिए, सिलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है। बेसिकली सरकार का पर्पस ये है इस अमेंडमेंट को करने का कि अभी अगर आप देखेंगे तो विदेशों से पैसे आते हैं एनजीओस में, उसमें एक कैटेगरी होती है जनरल, यानी ये का उस जैसे मान लीजिए अगर कोई वृद्ध आश्रम के लिए सेवा करने वाला एनजीओ है, उसके पास ये पैसा आया, जनरल में आया और उसने किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर लिया, सैलरी के लिए, गाड़ी के लिए, किसी चीज के लिए इस्तेमाल करे, तो उस पर कोई रोक नहीं है। यानी आया किसी और चीज के लिए, इस्तेमाल किसी और चीज के लिए हो रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि ये जो पैसे आते हैं विदेश से, इससे कई सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि भारत में गलत माना जाता है, अपराध है। जैसे धर्मांतरण में इन पैसों का इस्तेमाल होता है, जो विदेशों से पैसे आते हैं उससे धर्मांतरण कराने में उसको उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें, अगर आपने देखा होगा कि जब कभी देश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो बहुत सारे विरोध शुरू होता है। आपको याद होगा, आपके गुजरात में भी नर्मदा का जब बांध बन रहा था, उसकी ऊंचाई बढ़ाने की बात करी जा रही थी, तो नर्मदा की ऊंचाई बढ़ाने का भी विरोध हुआ। आपको याद होगा, कई बॉलीवुड स्टार्स भी उस आंदोलन में कूदे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और वो बचा और बना, और आज देखिए आप गुजरात को कितना समृद्ध हो गया है, पानी वहां तक आता है। आप जिस क्षेत्र में, वहां पानी की कीमत आप समझते होंगे। तो ऐसे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिससे भारत ताकतवर होता है, स्वावलंबी होता है, इंडिपेंडेंट होता है और उसको मजबूती मिलती है, ऐसे प्रोजेक्ट से बाकी बहुत सारे देशों को, इंडस्ट्रीज को खतरा होता है। तो वो अलग अलग रास्तों से एनजीओ को पैसा देते हैं, विरोध होता है। तो सरकार का कहना है कि इसको भी रोकना है। तो ऐसा करने के लिए सरकार की मंशा ये है कि दिल्ली में जो संसद मार्ग है, वहां पर एक बैंक है एसबीआई, उसमें सभी एनजीओ को एक अकाउंट खोलना होगा, पैसे उसी में आएंगे और सरकार को बताना पड़ेगा कि ये जो पैसे आए थे, जिस काम के लिए आए थे, वो उसी में खर्च हुए हैं। यानी अगर किसी के पास दवाई के लिए पैसा आया तो दवाई में ही खर्च होना चाहिए, ना कि किसी और चीज पे खर्च होना चाहिए। तो सरकार बहुत साफ इस पे बारे में है। इसको लेकर विरोध बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि कई पार्टियां जो हैं इस बिल को लगातार विरोध कर रही हैं, क्योंकि उसका वोट बैंक है। आप देखिए कि चर्च के जो मिशनरीज हैं, मिशनरीज के अलग अलग जो फाउंडर्स हैं, फादर्स हैं, वो सब जो गए थे अमित शाह से मिलने। क्यों? क्योंकि भाई ये कहा जाता है कि जो मिशनरीज हैं उनको पास बहुत पैसा आता है और उसका इस्तेमाल धर्मांतरण में किया जाता है, ऐसा कई लोगों का आरोप है। और ये जो है बिल अगर आता है, संशोधन आता है, तो इसमें एक और प्रावधान ये है कि अगर आप किसी तरह की गलत गतिविधि में पाए जाते हैं, इस तरह के पैसे का इस्तेमाल करते हुए, तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और सरकार उसको ले लेगी। तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। सरकार चाहती है कि इस तरह के कदमों को जल्दी जल्दी लिया जाए, ताकि जो कुछ गलत हो रहा है उसको समय रहते रोका जाए। जो टूल किट बन जाते हैं एनजीओ, उनको रोका जाए।
बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, अगर चाहे सरकार तो बिल पास करा सकती है, नंबर तो उनके पास है ही, लेकिन सरकार भी हम्म। सोचकर डिसीजन ले रही है। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल है वो इस बिल का समर्थन करे एंड आफ्टर दैट वो कुछ डिसीजन ले। देखिए, ये आपको एक बहुत दिलचस्प चीज बताता हूँ कि सरकार के पास नंबर है और इस ये कोई बिल्कुल। संविधान संशोधन बिल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। सरकार के पास दोनों हाउसेज में इतने नंबर हैं कि वो एक ही दिन में लोकसभा और अगले दिन में राज्यसभा में पास करा सकती है। और ये बिल आपको बता दूं कि अमित शाह के मंत्रालय की तरफ से आया है। अमित शाह चाहेंगे, आप जानते हैं वो बीजेपी के ही नहीं भारत की राजनीति के चाणक्य हैं, और चाणक्य ने अगर चाह लिया तो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। क्योंकि देखिए, सरकार की नीयत साफ है। सरकार का कहना है कि देखिए, ये जो है ये देश की सुरक्षा के लिए है, ये किसी सरकार की सुरक्षा के लिए नहीं है। आप ये देखिए कि अगर कोई पैसा मान लीजिए विदेश से किसी एनजीओ को आ रहा है और उसका इस्तेमाल धर्मांतरण में, पत्थरबाजी में, या किसी भी सरकार हो, राज्य सरकार किसी और पार्टी की हो, केंद्र की पार्टी हो, किसी के भी खिलाफ है, उसका इस्तेमाल ना हो, तो सरकार चाहती है कि इस पर सभी पार्टियां एक साथ में आए और इस पर बात करके इसको पास किया जाए। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार थोप रही है। तो सरकार चाहती है, एक परसेप्शन बनाना चाह रही है, एक ही टेबल पर सबको ला रही है। आपने देखा होगा किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी और फोन पर भी बात की थी, और दोनों की ये बात हुई थी कि एफसीआरए बिल जो है उसको पास करा दिया जाए। तो ये बात भी हुई थी, बाकी दलों को भी रीच आउट किया गया है। तो सरकार चाहती है, सोमवार का दिन है, आज के दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होती है पार्लियामेंट में, जो अगले 4-5 दिन क्या होगा उसका क्या क्या बिल आएंगे उसके ऊपर चर्चा होनी है। तो मुझे ये लगता है कि शायद, क्योंकि अगले 3 दिन बचे हैं, गुरुवार तक आपके पास, सरकार के पास 3 दिन बचे हैं, और 3 दिनों में सरकार शायद इस बिल को ला सकती है। और उसमें नंबर की जरूरत नहीं है। सरकार के पास बहुत नंबर है, बहुमत पूरा है, 320 का आंकड़ा है लोकसभा में उनके पास। 320 का आंकड़ा बहुत होता है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, विपक्ष हो या ना हो। उसी तरह राज्यसभा में भी है। तो इसके लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत, अमेंडमेंट बिल नहीं है कि 2/3 हाउस में नंबर्स चाहिए होंगे। सरकार इसको आराम से पास करा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती। सरकार दिखाना चाहती है कि सबसे ज्यादा चर्चा की है, मार्च में बिल लाए थे, लेकिन हमने मानसून सेशन में भी सबसे चर्चा की, विपक्ष को पेज पे लाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष नहीं आया, तो मजबूरन शायद ऐसा करना पड़े। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार सबको साथ में लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है फिलहाल इस बिल पर। बिल्कुल। समर्थन के साथ सरकार आगे बढ़ना चाह रही है, वरना अगर चाहे तो सरकार कभी भी इसे पास करा सकती है। अच्छा, प्रभु जी, कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है इस बिल का, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका भी बीच में आ गया है। अमेरिका को भी इस बिल से प्रॉब्लम है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस बिल का विरोध कांग्रेस के अलावा डीएमके कर रही है और दक्षिण भारत की कुछ पार्टियां कर रही हैं, और कुछ जो है उत्तर पूर्व की राज्य की पार्टी, नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां कर रही हैं। डीएमके और इन सब का जो कांग्रेस है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के इस समय जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसमें ज्यादातर सांसद साउथ इंडिया से आते हैं। डीएमके भी तमिलनाडु की पार्टी है, और कुछ इसी तरह की जो दक्षिण की भारत की पार्टियां हैं, वो इसलिए विरोध कर रही हैं कि वहां पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनका विरोध है इस बिल को लेकर, क्योंकि उनका जो पैसा आएगा फिर उसमें जो फंड्स आते हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं, उसको लेकर उनको बहुत सारी शंकाएं हैं, उनका विरोध है इसको लेकर। तो अब अपने एक बहुत बड़े वोट बैंक को खोता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। कोई भी पार्टी यही कहेगी कि नहीं नहीं ठीक है भाई, बिल ले आओ, कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। और वो जो एक बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस का या बाकी पार्टीज का, माइनॉरिटी यानी क्रिश्चियन मिशनरीज और ये जो बाकी वोट्स हैं, इस पर असर ना हो, इसीलिए सरकार पर वो दबाव बना रहे हैं कि इस बिल का जो है स्वरूप चेंज किया जाए, इसको ना लाया जाए, थोड़ा हल्का रखा जाए। इसीलिए बात भी की जा रही है। आपने देखा 2 दिन पहले अमित शाह ने भी मुलाकात की थी, और जो सभी पार्टियां हैं उनसे भी इसी बारे में बात की जा रही है कि ये बिल जो है वो देश के लिए है, किसी भी धर्म या किसी के विशेष एनजीओ को कब्जा करने, उसकी संपत्ति लेने या उसको दबाने के लिए नहीं है। तो फिलहाल जो विरोध है वो इसीलिए है क्योंकि वोट बैंक खसक जाएगा, बहुत बड़ा वोट बैंक है दक्षिण में। और अगर इस समय की बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो ज्यादातर सीटें वहीं से आती है। तो प्रॉब्लम कांग्रेस को है, डीएमके को है, कुछ नॉर्थ ईस्ट की पार्टीज को है, एनसीपी को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका भी एक बड़ा वोट बैंक वहां से आता है। उनको भी जो वोट मिलते हैं उसमें माइनॉरिटीज के वोट होते हैं, और क्रिश्चियन समुदाय के हो चाहे फिर वो दूसरे समुदाय के हो, तो वो उस वोट बैंक को बचाना चाहते हैं, इसलिए अपने वोट बैंक के खातिर वो आवाज जो है विरोध की आ रही है। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हो गई प्रफुल्ल जी, सरकार और विपक्ष क्या सोच रख रहे हैं इस बिल को लेकर।
मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा, चूँकि आप दिल्ली में हैं और आपने सालों से रिपोर्टिंग की है, पत्रकारिता की है, आपने कई सारे आंदोलन भी देखे हैं, हाल ही में हमने देखा सीजेपी का आंदोलन था। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर विपक्ष या अन्य किसी विपक्षी दल की पार्टी सरकार को इस बिल को लेकर समर्थन ना करे, फिर भी सरकार को इस मामले में आगे आना चाहिए और बिल को किसी भी तरह पास करना चाहिए? क्योंकि आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि आंदोलन में ज्यादातर विदेशी फंडिंग ही होती है। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बात बहुत बार सुनने में आती है। जब मैं रिपोर्टिंग भी किया करता था, कई तरह के आंदोलन हमने कवर किया, अन्ना आंदोलन से लेकर जितने भी आंदोलन दिल्ली में हुए हैं, बड़े किसान आंदोलन हुए हैं, उससे पहले जितने आंदोलन हुए, मैंने सभी आंदोलनों को कवर किया। और एक बात हर बार कही जाती है कि इस आंदोलन को फंड कौन कर रहा है। इस आंदोलन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अभी जो सीजेपी का आपने प्रोटेस्ट देखा, जो 20-22 दिन तक जंतर मंतर पर चल रहा था, जी। उसमें जिस तरह का था और जिस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं कि मेटा की तरफ से भी कहा गया कि कुछ चीजों को आपने देखा होगा कि पुश किया जा रहा है, उस कंटेंट को स्पेसिफिकली पुश किया जा रहा था। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? तो कहा जाता है कि इसी तरह की जो एनजीओ के पास पैसे आते हैं, फॉरेन फंड्स आते हैं, उसको किसी और चीज में डाइवर्ट करके यहाँ पर इस तरह से दिया जाता है ताकि लोगों को लाया जा सके। जो पुश है, जैसे फेसबुक हो गया या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उस पर्टिकुलर कंटेंट को पुश दिया जा सके, उसको ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ाई जा सके, इंप्रेशन बढ़ाई जा सके, उसमें खर्च किया जाता है। लोगों के आने जाने, खाने पीने में आपने देखा होगा कि वहां पे ऐसे ऐसे लोग खाना खिला रहे थे जिनके खुद की एक छोटी सी दुकान है मोबाइल की और दिन के 2000 की कमाई नहीं है, लेकिन 5-5 लाख रुपए का एक दिन में खाना, एक वक्त का खाना खिला रहे थे। तो उनसे भी पूछा जा रहा है कि ये पैसा आखिर तुम्हें किसने दिया, कहाँ से आया? हमने ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी देखी जिसमें जोमेटो, स्विगी से जो है यानी जो फूड डिलीवरी एप्स हैं, उनके जरिए खाना आ रहा था और 1-2 आदमी का खाना नहीं आ रहा था, बल्कि पैकेट्स आ रहे थे। तो ये कौन ऑर्डर कर रहा था? इसका ऑर्डर किसने दिया था? कैसे पेमेंट हुआ था? किसी ने अगर दिया है तो किसी ने कैश पेमेंट किया होगा, तो वो कैश क्यों दे रहा है कि सबके लिए? बहुत सारे सवाल हैं। ये कहा जाता है कि जब जब इस तरह के आंदोलन होते हैं, खासकर जो एस्टैब्लिशमेंट यानी सरकार के खिलाफ होते हैं, उसमें ऐसी तत्व भी घुस जाते हैं जो चाहते हैं कि सरकार जो है वो दबाव में रहे, प्रेशर में रहे, इस तरह के फैसले ना ले, क्योंकि उसका उससे जुड़ा हुआ होता है, इंटरेस्ट जुड़ा होता है। जैसे अगर मान लीजिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करें, आपके जो गुजरात के नर्मदा बांध था, उसकी ऊंचाई को लेकर जो विरोध हो रहा था, आज आप देखें तो अगर वो विरोध के समय उस समय रुक जाता तो जो गुजरात की प्रगति है उस पर असर पड़ता। तो इसको कौन फंड करा था? और इस आपको ये बता दूं कि उस आंदोलन के लोग जो लीड कर रही थी, उनके खिलाफ भी कोर्ट में हुआ, वो विदेशों में ज्यादा केस के लिए कर रही थी। बताइए, देश का मामला था, विदेशों से पैसा आ रहा था, विदेशों में चर्चा हो रही थी इसकी। देश की प्रगति को से ज्यादा कहा जा रहा था कि लोग विस्थापित हो जाएंगे। आज आप गुजरात में रहते हैं, उसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है नर्मदा बांध की। कितने लोग उसके दुष्प्रभाव से प्रभावित हुए? सब लाभान्वित ही हुए होंगे, सबको फायदा ही हुआ होगा। पूरे गुजरात में कई लोगों को सूखा देखा नहीं होगा। आपने शायद अपनी उम्र में देखा हो, मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह का गुजरात हमने देखा था तस्वीरों में, पहले सूखा था, अब वहां पर पानी होता है। मैंने ऐसी बहुत जगह देखी है गुजरात में। मैंने 2017 का चुनाव और 2022 का भी मैंने देखा है। तो वहां पे अब जो स्थिति है उससे बहुत खराब स्थिति पहले हुआ करती थी। बहुत खराब है, नहीं बहुत खराब, पानी नहीं होता था, लोग दूर दूर तक जाते थे। तो ये सारे चीजों के लिए फंडिंग जो है, ये कहीं ना कहीं आती तो है, विदेशों से आती है। और जी, दवाई के लिए आता है पैसा, सैलरी, मिसलेनियस, गाड़ी, ये सब के नाम पर वो पैसा जो है बढ़ जाता है और फिर इस्तेमाल सरकार के खिलाफ या किसी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, स्टॉल करने के लिए किया जाता है। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने बहुत जगह देखा भी है कि ये सब होता रहा है। यकीनन यकीनन आपने काफी अहम बातें बताई। और प्रफुल्ल जी, अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में कि भाई एफसीआरए बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक क्या रुख रहता है। वेल, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।